अस्सलाम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आपको क्लियर से है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आती है? मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि आर यू एबल टू हियर। चैट के जरिए बता दीजिएगा 1 4 years टू फुल। जी, तब तक कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? ओके। सो आप लोगों को जो है वो पहले तो बताएं, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा? मतलब वो जो सर्कुलेट हुआ है एमएफए को इंट्रोड्यूस करवाने का, वो आपने वीडियो देखा? नहीं देखा? आप लोग ओरिएंटेशन में थे? ओरिएंटेशन में नहीं थे? आप थे ओरिएंटेशन में? आप थे ओरिएंटेशन? आप भी ओरिएंटेशन में नहीं थे? ओके। यानी कि पहली दफा आप मुझे देख रहे हैं जो लोग। अच्छा, ठीक है। ये बताएं कि अभी आपकी कौन कौन से पेपर्स आप लोग देकर आ चुके हैं अभी तक? मतलब अटेम्प्ट कौन सी हुई है? अरे नहीं नहीं, मतलब अभी आपने कौन कौन से पेपर दिए मार्च अटेम्प्ट में? एफआर और पोस्टिंग ग्रुप ए में से कौन से चालू कर दिए? वेरी गुड। टैक्स और ऑडिट तो ग्रुप बी का है। ग्रुप बी का है ना? तो एमएफए से पहले ये दे सकते हैं? दे सकते हैं, ओके। अरे भैया, चार चार पेपर आप लोगों ने दिए हुए टिका के ना, बाकी तीन अच्छे हुए हैं। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? आर यू गोइंग टू क्लियर द पेपर और नॉट? ओके। मतलब अल्लाह कुछ करेगा या आपने भी कुछ किया पेपर में? ओके, आपने भी कुछ किया सर। थोड़ा हमने किया, थोड़ा अल्लाह पाक करेगा, थोड़ा रमजान की बरकत से काइंड ऑफ इस तरीके से होगा। ओके। अच्छा, ऑनलाइन वाले भी मुझे जरा इनपुट देते रहिएगा। अच्छा, एमएफए का पेपर जो है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर एमएफए का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इसके बाद आपके सर माजिद के साथ भी क्लास है, उसके बाद मेरे ख्याल से मैडम शर्मा की भी क्लास है, तो हम उसको भी देख लेते हैं कि हम किस तरीके से एमएफए का पेपर को लेकर चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले शॉर्ट सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दिस इज मोहम्मद इकबाल भाभा, माई सेल्फ एन एसीसीए मेंबर, also CFA candidate, also acting as a CFO at unique agencies for last 12 years, or also acting as a visiting faculty member at Behriya University, Karachi. एमएफए को जब से ये पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है एमएफए का, तब से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। और एमएफए का पेपर जो लास्ट स्कीम के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था इनटू दिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उससे पहले ये पेपर नहीं था एमएफए का पेपर। और एमएफए का पेपर जो इंट्रोड्यूस करने की सबसे मेन रीजन जो थी ना, वो ये थी कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट होता है बीएफडी के साथ। अगर आप सीए फाइनल के पेपर में जाएंगे ना, तो वहां पे एक बीएफडी का पेपर है, बिजनेस फाइनेंशियल डिसीजन, और जो कि लगभग एसीसी के P4 के साथ कनेक्ट करता है, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजर। अब वो जो पेपर है ना, जो सीए का जो फाइनल लेवल के अंदर है, उसका कोई भी बेसिक लेवल का पेपर ना पीआरसी में था, ना एएफसी में था, और ना ही कैफ लेवल पे था। तो एमएफए के पेपर को इंट्रोड्यूस कराकर आईकैप ने ये कोशिश करी कि बच्चों को बीएफडी का बेसिक लेवल, कैफ लेवल पे उसका टच मिले, और ताकि उस टच को जब वो बच्चा पढ़ेगा, जब पेपर क्लियर करेगा, तो उसको थोड़ा सा बीएफडी के अंदर हेल्प मिलेगी कि बेसिक लेवल की, फाउंडेशन लेवल की नॉलेज वो हासिल करके आया होगा, क्योंकि इसी का एडवांस लेवल जो है ना, वो आप बीएफडी में जाकर पढ़ते हैं। नंबर वन बात तो ये जो बेसिक रीजन एमएफए को लाने की थी वो ये। नंबर टू, जैसे आप एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ेंगे सीए फाइनल के अंदर, तो उसका बेसिक FR1 FR2 आप यहाँ पढ़ रहे हैं। ऑडिट आप एडवांस पढ़ेंगे तो उसका बेसिक ऑडिट आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से टैक्सेशन, आप एडवांस टैक्सेशन पढ़ेंगे तो इसका टैक्सेशन आप बेसिक लेवल पे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो बीएफडी का कोई फाउंडेशन लेवल पे कोई भी ऐसा पेपर नहीं था जिसके जरिए बच्चों को ये थोड़ी सी हेल्प मिलेगी बीएफडी का पेपर दिखेगा कैसे, किस तरीके से होगा। और जितनी भी सर्टिफिकेशन सीए को छोड़कर, एसीसी हो गया, आईसीएमए हो गया, सिमा हो गया, आईसीडब्ल्यू हो गया, इन सब का ये एक ट्रेंड है कि वो एडवांस्ड पेपर से पहले एक बेसिक लेवल की फाउंडेशन बच्चों को देते हैं। एक रीजन तो ये। दूसरी रीजन ये, जो अब इस नई स्कीम जो इंट्रोड्यूस हो रही है, इसके अंदर और वाजे हो गई, और वो ये कि नई स्कीम के अंदर कैफ लेवल को एक अलग से सर्टिफिकेशन मिली है। यानी कि जो बच्चा कैफ क्वालिफाई करके मार्केट में आएगा, तो कैफ लेवल को एक अलग से सर्टिफिकेशन का स्टेटस मिला है। यानी कि आप वो कैफ को बाकायदा आईकैप की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगी, और कैफ लेवल को एक अलग से स्टेटस मिला है कि कैफ भी एक बच्चा सर्टिफाइड है। तो अब आप सोचें कि अगर एमएफए का पेपर ना होता और आप कैफ लेवल सर्टिफाइड होते और कहीं जाते एग्जाम्शन मांगने के लिए, तो वो आपको एग्जाम्शन कम से कम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं देते, क्योंकि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई पेपर पढ़ा हुआ ही नहीं होता।
तो अब चूंकि एमएफए का पेपर ऑलरेडी है तो दैट वुड हेल्प योर प्रोस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन या बॉडी कि वो आपको असेस करेगा कि हाँ इस बच्चे ने बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी हुई है तो ये आपको हेल्प मिलेगी। ये दूसरी इंपॉर्टेंट रीजन है एमएफए को रखने की। तीसरी इंपॉर्टेंट रीजन जो एमएफए को रखने की है वो ये है कि एमएफए का पेपर जो है ना वो अगर आप देखेंगे ना तो मैं आपको जैसे बताऊं कि इसके अंदर 16 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? अगर मैं थोड़ा सा आपको एमएफए का बेसिक लेवल की जो कोर्स आउटलाइन है मैं आपको वो बताऊं, एमएफए पूरे के अंदर 16 चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स है पूरे। अगर आप तो इसका सिलेबस सॉरी इसकी स्टडी टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो 16 चैप्टर्स हैं। पहले और थे, यानी कि जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तब ये 17-18 चैप्टर थे, अब ये कम होकर 16 चैप्टर हो गए। अच्छा, ये जो 16 चैप्टर है ना इनमें से अगर आप देखेंगे कि 9 चैप्टर्स पूरे के पूरे कौन से हैं? थ्योरी। Starting from chapter number 1 that is political and it would end at the ethical decision making। ये पूरे के पूरे 9 चैप्टर्स प्योर जो है ना वो ये प्योर थ्योरेटिकल है। इसके अंदर आपको कैलकुलेटर उठाने की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्योर थ्योरेटिकल है। और उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं दैट इज बाकी कितने चैप्टर्स हैं? न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं दैट इज यानी कि प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। इसमें कैलकुलेटर के बगैर काम नहीं चलेगा। ये स्टार्ट होंगे आपके सोर्स ऑफ फाइनेंस से, अभी मैं लिखवा देता हूँ। सोर्स ऑफ फाइनेंस पर ये जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे रिस्क के 2 चैप्टर्स हैं। उसके बाद फिर जो है वो आपकी बजट है। ये इस तरीके से 7 चैप्टर यहाँ पर मुकम्मल होंगे। कुल मिला के 16 चैप्टर्स और 9 चैप्टर्स थ्योरेटिकल, बाकी 7 चैप्टर्स प्रैक्टिकल। अगर आप ये देखें तो जो पीएफडी है ना, फाइनल लेवल का जो पीएफडी है उसके अंदर थ्योरेटिकल नहीं, वो पूरा प्रैक्टिकल है। सवाल ये है कि सर अगर वो पूरा प्रैक्टिकल है तो यहाँ पे थ्योरेटिकल लाने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए जरूरत थी क्योंकि मार्केट के अंदर जब आप जाएंगे इंशाल्लाह, और जब आप फॉर्म लेवल पे जाएंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, सीएफओ के लेवल पे पोजीशन पे जाएंगे या सीईओ की लेवल की पोजीशन पे जाएंगे, तो वहां पे आपको ये बात समझ में आएगी कि प्रैक्टिकल डिसीजन के साथ साथ हमें थ्योरेटिकल एंगल की भी जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान के अंदर अगर अपना वजूद लाना चाहती है, कॉर्पोरेट वजूद अगर अपनी एग्जिस्टेंस लाना चाहती है, तो वो पाकिस्तान के जो है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को भी देखेगी, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को भी देखेगी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को देखेगी, पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन भी देखेगी, पाकिस्तान के अंदर यूथ की पॉपुलेशन कितनी है, पाकिस्तान के अंदर डिमांड रेशियो कितना है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉस कैसे है, पाकिस्तान के अंदर कोई साइबर लॉ, कोई जो बिजनेस लॉस, कोई कॉर्पोरेट लॉस, एसईसीबी की रेगुलेशंस कैसी है, ऑडिट की रेगुलेशंस कैसी है, स्टॉक एक्सचेंज बारे में क्या कहता है, स्टेट बैंक की रेगुलेशंस कैसी है, आईपीओ लॉन्च करने के क्या क्या तरीके हैं, वो इन सारे थ्योरेटिकल एंगल के साथ साथ न्यूमेरिकल एंगल को भी देखेंगे कि मुझे पैसा अगर चाहिए तो कौन कौन सी बैंक्स मुझे पैसा दे सकती है, मुझे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरा प्रोजेक्ट पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, मुझे जो है वो रिस्क किस तरीके से मैनेज होगा, रिस्क की कंप्लायंस क्या क्या, रिस्क की कुछ कंप्लायंस चली जाती है आपकी थ्योरेटिकल एंगल पे और रिस्क की कुछ पोर्शन चला जाता है प्रैक्टिकल एंगल पे। तो ये तमाम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर आपके पास एक एक ब्लेंड पेपर बनता है जिसको यानी कि आपको जब आप पोजीशन पे जाएंगे, किसी भी पोजीशन पे जाएंगे, तो आपको ऑपरेशनल लेवल पे तो नहीं लेकिन टेक्निकल लेवल पे और स्ट्रेटेजिकल लेवल पे आपको इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल को मिलाकर। एसीसी के अंदर एक पेपर है बाय द नेम ऑफ एसबीए, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप। बहुत आगे जाके एक पेपर आता है, 13 पेपर में से समझ लो जब 12 पेपर आप क्लियर कर लेंगे तो आखिरी का एक पेपर एसबीए बचता है। इसी तरीके से आईसीडब्ल्यू के अंदर आखिरी पेपर है केस स्टडी के नाम से, बिल्कुल आखिरी पेपर है, 15वां पेपर। अगर आप उन पेपर को देखेंगे, इसी तरीके से स्टार्टअप अकाउंटेंसी के अंदर करंट स्कीम के अंदर एक पेपर है बाय द नेम ऑफ MS1 MS2। अगर आप इनको देखेंगे तो ये प्योर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, यानी कि बच्चों को थ्योरी भी आनी चाहिए और प्रैक्टिकल भी आना चाहिए और ब्लेंड भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल फैक्टर्स को देखकर ही मैं कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन ले पाऊंगा। जबकि अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखें, FR1 देखें, आप FR2 देखो, वो प्योर प्रैक्टिकल। आपको इसके अंदर थ्योरेटिकल कमेंट्री फॉर्म में थोड़ी थोड़ी आती होगी, लेकिन उसके अंदर आपको थ्योरेटिकल एंगल को जज करने की जरूरत नहीं है। हम जब कंसोलिडेशन पढ़ते हैं, हम जब ईपीएस पढ़ते हैं, जब हम रेशो एनालिसिस कर रहे होते हैं, रेशो में तो खैर कमेंट्री की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके अलावा जो प्योर स्टैंडर्ड्स हमारे IS 8 है, IS 33 है, IS 23 है, ये प्योर प्रैक्टिकल है। हम प्रैक्टिकल बेस के ऊपर डिसीजन लेंगे कि यार आया हमें ये काम करना है कि नहीं करना, और रिपोर्टिंग कैसे होगी। जबकि MFA आपको थोड़ा सा लेवल अप करेगा, आपको बिजनेस
साइट पे सुचवाएगा, आपको सीईओ के लेवल पे लाकर सुचवाएगा, और इवन आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ जो है ना वो लाकर सुचवाएगा। तो ये 16 चैप्टर्स में से बेटा 9 चैप्टर थ्योरेटिकल और 7 चैप्टर प्रैक्टिकल लाकर आईकैप ने आपको ये बताया है कि सर जी हम जो है ना वो बच्चे को टेक्निकल लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा पेपर जो कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों, क्या ऐसा कोई पेपर आपको कैफ लेवल पे कोई और नजर आता है जो कि थ्योरेटिकल भी इसी लेवल पे हो और प्रैक्टिकल भी हो? ऐसा कोई पेपर नजर आता है? नजर नहीं है। कौन सा? टैक्सेशन के अंदर थ्योरेटिकल जितनी भी हो, लेकिन ये परसीव प्रैक्टिकल पेपर, दिस इज द प्रैक्टिकल पेपर। जबकि इसके अंदर जैसे टैक्सेशन पर आप मॉडल्स नहीं पढ़ते होंगे, इसके अंदर आप बिजनेस मैनेजमेंट के मॉडल्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल पेस्टल का मॉडल पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल वैल्यू चेन का मॉडल पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल रिसोर्स एनालिसिस का मॉडल पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल बीसीजी मैट्रिक्स का मॉडल पढ़ेंगे, आप सीएसएफ पढ़ोगे, आप इथिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर ट्रिपल ए का मॉडल पढ़ोगे, 5 टकर मॉडल पढ़ोगे, टकर मॉडल्स पढ़ोगे। तो इसके अंदर आप बिजनेस मैनेजमेंट के मॉडल्स पढ़ोगे, यानी कि बिल्कुल ही अलग दुनिया है ना, बिजनेस मैनेजमेंट के मॉडल्स बिल्कुल एक अलग दुनिया है। जबकि आप प्रैक्टिकल पे आओगे तो प्योर ऐसी प्रैक्टिकल पढ़ोगे जिसका थ्योरेटिकल से कोई लेना देना नहीं। जैसे आप टकर मॉडल का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से क्या लेना देना, सोर्स ऑफ फाइनेंस से क्या लेना देना, तो एक बिल्कुल बिजनेस मैनेजमेंट की साइड भी पढ़ रहे होगे और आप प्रैक्टिकल साइड भी पढ़ रहे हो। और ये हालिया सर्टिफिकेशन के अंदर जैसे एसीसी हो गया, सी हो गया, इसके अंदर इस तरह के पेपर इंट्रोड्यूस किए गए ताकि मार्केट के अंदर गैप को फुलफिल किया जा सके। सर क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि इस्लामिक फाइनेंस अभी डोमिनेंट 100%। तो आईटीआई इसको इधर प्रायोरिटाइज भी नहीं करते कि हमने आगे जाके शायद नहीं, एमएफए के अंदर है ना, एमएफए के अंदर इस्लामिक फाइनेंस आप मुदारबा भी पढ़ेंगे, मुशारका भी पढ़ेंगे, आप इजारा भी पढ़ेंगे, आप सुकूक भी पढ़ेंगे, आप इस्लामिक बॉन्ड्स भी पढ़ेंगे। और एमएफए के अंदर इस्लामिक फाइनेंस के नाम से तो अलग चैप्टर नहीं है, और जब हम सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर इस्लामिक फाइनेंस एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, और ना सिर्फ मेजर रोल प्ले कर रहा है बल्कि एग्जामिन भी हुआ है, और एमसीक्यूज के अंदर टिका के एग्जामिन होता है। और जितने भी बिजनेस फाइनेंशियल डिसीजन के पेपर है, जैसे एसीसी के अंदर F9 का पेपर, उसके अंदर इस्लामिक फाइनेंस इंट्रोड्यूस हो गया, एमएफए के अंदर इस्लामिक फाइनेंस इंट्रोड्यूस हो गया, जो कि मेरे ख्याल से बाकी किसी पेपर में इतना रोल प्ले नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस्लामिक फाइनेंस बिल्कुल इंट्रोड्यूस्ड। और करंट स्कीम के अंदर तो है, लेकिन नई स्कीम के अंदर ये सुनने में आ रहा है कमेटी से कि दिस पेपर इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन अ वे दैट दे विल बी इंट्रोड्यूसिंग मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस इनटू दिस पेपर, ताकि बच्चे को मार्केट में जाके ये फील ना हो जैसे इनको फील हुआ कि इस्लामिक फाइनेंस में पढ़ाया नहीं जाता। तो इस्लामिक फाइनेंस भी आप मुदारबा, मुशारका, इजारा, सुकूक, सब चीज आप इसके अंदर जो है ना वो बिल्कुल पढ़ रहे होंगे। यहाँ तो कोई सवाल है तो मुझसे पूछे। मैंने आपको थोड़ा सा रैशनल दिया है कि एमएफए का पेपर इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, और एमएफए के पेपर का ब्लेंड किस तरीके से है, और एमएफए के पेपर को पढ़कर आपको क्या फर्क है। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया, उसके बाद में मैं कोर्स ऑफलाइन पे भी आता हूँ। कोई क्वेश्चन आपको? सर आप कितने चैप्टर्स पढ़ाएंगे? मैं बताता हूँ आपको। इसके अलावा और कोई सवाल? मैं आपको एलोकेशन बताता हूँ, इसके अलावा और कोई सवाल कि क्यों? अच्छा, मेरी क्लास में थोड़ा सा कोशिश करना है मोनोलॉग ना हो, खाली मैं ना बोलूँ, डायलॉग आप लोगों ने भी बोलना है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बोलेंगे ना तो वो मुझे ऐसा लगेगा कि पूरे 3-4 महीने हमारा रमजान ही है। तो आपने भी बोलना है और मुझे भी बोलना है, मैं तो खैर बोल ही रहा हूँ, लेकिन आपने भी बोलना है। एमएफए के पेपर की आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं? अच्छा सर, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, 16 चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर में से 9 थियोरेटिकल है और 7 प्रैक्टिकल है। अच्छा, एग्जाम के अंदर ये किस तरीके से आता है ये भी जरा देखते हैं प्लीज। एग्जाम के अंदर अगर हम देखें एमएफए के पेपर को, तो एग्जाम के अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी, 2 सेक्शंस आते हैं। अच्छा, एमएफए के पेपर लाइक FR1 पेपर आपके एमसीक्यूज भी आते हैं। सेक्शन ए के अंदर आपके कम से कम 15 एमसीक्यूज होंगे अलॉन्ग विद दी सिनेरियो बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन। मोस्टली एग्जामिनर कोशिश करता है कि सेक्शन ए के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल एरिया को टेस्ट ना किया जा सके, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, लेकिन टेस्ट नहीं कर रहा अभी तक। सेक्शन बी के अंदर प्योर प्रैक्टिकल, यानी कि आप यूं समझ लें कि जो 9 चैप्टर्स की जो थ्योरी है ना वो सेक्शन ए में टेस्ट होगी in the form of MCQs and in the form of scenario based questions, pure scenario based question. So scenario based question को मतलब क्या, केस स्टडी होगी? there is a difference between scenario based question and case study. सिनेरियो बेस्ड का मतलब है आपके पास क्वेश्चन होगा 4 लाइनर, 5 लाइनर, 6 लाइनर, 7 लाइनर, 8 लाइनर तक भी जा सकता है। केस स्टडी का मतलब है कि 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज की केस स्टडी होती है, जो कि एसीसी के अंदर टेस्टिंग होती है। और एमएसए का जो पेपर है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आखिरी पेपर MSc1 MSc2 के अंदर भी केस स्टडी होती है। यहाँ पे आपके पास लाइनर्स के अंदर होगा, यानी कि आधे पेज, क्वार्टर पेज के ऊपर सवाल होगा, एक रिक्वायरमेंट होगी, आपको वो सॉल्व करना होगा। दिस इज काइंड ऑफ अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन।
जबकि केस स्टडी जो है वो लंबी ज्यादा होती है। अभी तक आप लोगों को ये सुनकर क्या लगता है, इट इज इजी टू क्रैक द केस स्टडी क्वेश्चन और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन? आसान कौन सा होता है क्रैक करना, मतलब डिकोड करना? केस सिनेरियो, यस, केस केस सिनेरियो, ओके, व्हाई सिनेरियो, ओके, एंड व्हाई केस? समझ में आया? जो तुम स्ट्रेंथ समझ रहे हो ना वो वीकनेस शॉर्ट में पड़ेगी हम इंशाल्लाह। जिसको आप स्ट्रेंथ समझ लोगे, जितना कम उतना लिखने में आसानी, जितना कम उतनी असम्पशन ज्यादा लेनी पड़ेगी, जितना ज्यादा उतनी असम्पशन लेनी नहीं है। आगे मैंने आपको बता दी कि सर यही है, तो जितना बड़ा उतना आपको 12, अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो आपको यूं प्रॉब्लम होगी कि मेरी रीडिंग हैबिट नहीं है, मैं कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा। लेकिन जिसकी रीडिंग हैबिट है, जो कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है, उसके लिए तो जितना ज्यादा आई कैप आपको दे रहा है उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है। यू आर सपोज टू टेक द लेस काइंड ऑफ एन असम्पशन, और आपको जो एक्सट्रैक्ट करना है क्वेश्चन में से वो ज्यादा है। जबकि अगर आप देखेंगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर आपको असम्पशन इतनी लेनी, और समटाइम्स तो आप असम्पशन भी नहीं ले पाते क्योंकि बेसिक कुछ पकड़ने को ही नहीं मिलता आपको, और इसलिए आपने मार्क्स करते हैं। तो याद रखिएगा, जितना लंबा सवाल उतना आसान, क्योंकि मुझे एक्सट्रैक्ट करने के लिए मौका मिलेगा, और जितना कम उतना आप फंसे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को आपको असम्पशन लेना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई कैप अभी तक आपको सिनेरियो भेज दे रहा है। अभी आपके लिए अनफॉर्चुनेट है या फॉर्चुनेट है, फिर आपने देखना है आई कैप अभी आपको सिनेरियो भेज रहा है, केस स्टडी पे गया नहीं हो। और ये भी देखा किया मैंने, तो ये भी ट्रेंड नोट किया है कि आराम आराम से एक एक लाइन बढ़ भी रही है। जैसे पहले 5 लाइनें थी ना, अब 6 लाइनें हो गई, 8 लाइनें हो गई। रिक्वायरमेंट एक आती थी, अब एबीसी रिक्वायरमेंट हो गई। पहले 5 मार्क का सिनेरियो आता था, अब 10 मार्क का हो गया। पहले टोटल थ्योरेटिकल एरिया जो है वो 25 मार्क का था, अब 30 का हो गया, 32 का भी हो गया, 36 मार्क्स तक भी गया है। तो ये आपके लिए, मेरे ख्याल से, इफ आई वुड बी द स्टूडेंट एंड आई वुड बी लुकिंग एट द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, सो आई वुड फाइंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस टू सॉल्व इन अ मोर, मतलब मुझे मुश्किल लगता है इसको सॉल्व नहीं कर पाऊँ। और जो केस स्टडी है ना वो आसान है, क्योंकि उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ही बहुत ज्यादा। तो ये दिमाग में रखना है कि अब आपको सिनेरियो बेस्ड देकर मुश्किल में डाल रहा है। एक बात तो ये हो गई। सेक्शन ए के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि प्योर प्योर थ्योरेटिकल टी प्लस एमसीक्यूज। अच्छा, अभी तक एमसीक्यूज के अंदर आई कैप ने आपको क्वेश्चन के पीछे 4 ऑप्शन दिए, आपने आंसर एक क्लिक करना है। अभी तक ऐसा नहीं दिया कि क्वेश्चन दिया है और आपने आंसर खुद लिखना है। अब समझ आ रही है? मतलब ना बीसीक्यूज है ना फिल इन द ब्लैंक्स, काइंड ऑफ प्योर एमसीक्यूज है। क्वेश्चन है 4 ऑप्शन, ये आपने लिखने हैं। अच्छा, इस थ्योरेटिकल और एमसीक्यूज के अंदर प्रैक्टिकल एमसीक्यूज भी होते हैं, प्योर थ्योरेटिकल एमसीक्यूज नहीं। इस्लामिक फाइनेंस से लेकर बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं, मॉडल से लेकर भी एमसीक्यूज होते हैं, और प्रैक्टिकल एमसीक्यूज भी होते हैं। यानी कि जो सेक्शन बी के अंदर प्योर फुल फ्लैश प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसके एमसीक्यूज भी आपको जो है ना वो इसमें नजर आएंगे, किसमें, सेक्शन ए के अंदर। अच्छा, ज्यादातर ये देखा गया है कि जो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज वो डिफिकल्ट होता है टू हैंडल इट। प्रैक्टिकल में चूंकि कैलकुलेटर इस्तेमाल होता है तो आपका एक आंसर निकलता है तो आप क्लिक कर लें। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आई कैप फंसाता है, बंदा फंसता भी है। तो यू नीड टू हैव a good grip while you will be attempt to solve the MCQs, यानी कि प्रैक्टिकल सॉरी थ्योरेटिकल MCQs को आप जब सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके अंदर आपको आई कैप जो है वो फंसाते हैं। तो ये MCQs के अंदर जो है ना वो थ्योरेटिकल MCQs भी होते हैं और प्रैक्टिकल MCQs भी होते हैं, जबकि सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं फुल फ्लैश क्वेश्चन वो मोस्टली थ्योरेटिकल ही होते हैं। सेक्शन बी जो है ना सर वो पूरे का पूरा प्रैक्टिकल है। 2 सवाल भी आते हैं, 3 सवाल भी हो सकते हैं, 4 सवाल भी हो सकते हैं, एबीसी करके ज्यादा सवाल भी हो सकते हैं। एमएफए का पेपर सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलाकर अगर आप देखें तो कम से कम 4 से 5 पेज का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है, 6 पेज भी हो जाता है। लेंथी तस्वुर किया जाता है, लेंथी। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के भी देखें, ये आपकी मार्च 2024 का, तो ये भी पेपर बच्चों का फीडबैक ये था कि सर बहुत लेंथी पेपर है और हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए, ये लेंथी पेपर है। लेकिन अब बच्चे कहते हैं, जो फीडबैक आता है, कहते हैं सर पेपर आसान है। हालांकि मेरे हिसाब से पेपर मुश्किल है और लेंथी भी नहीं है। स्टूडेंट्स फीडबैक क्या है, लेंथी है और आसान है। बट आप पेपर को जब आप अपने एंगल से देखते हैं, यानी कि मैं जब टीचर एंगल से देखता हूँ तो पेपर मुझे लेंथी नहीं लगता और पेपर मुझे मुश्किल लगता है। लेंथी इसलिए नहीं लगता क्योंकि जिस बच्चे ने डे 1 से, जैसे आज आप पहली क्लास ले लो, आज आके आपने नोट्स बनाए, जो मैंने बात की उसका आपने नोट्स बनाए, आपने उसकी प्रैक्टिस करी, तो एट द एंड ऑफ जुलाई या एट द मिड ऑफ द अगस्त आप ना बिल्कुल प्रो मैक्स लेवल पे होंगे। आपको सारे सवाल, सारे क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे होंगे कि आपको पेपर लेंथी नहीं लगेगा।
अच्छा, हम मॉक्स करवा रहे हो, एक तो तमानी सी वैसे भी प्रैक्टिस है मॉक्स कंडक्ट करवाने की, फिर बीच के अंदर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ टाइम बाउंडेड क्वेश्चन, जिसको आप टाइम देकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। जब आप टाइम बाउंडेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको पेपर लेंदी नहीं लगेगा, आप आराम से कर सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे लेंदी उनको लगता है जिनको जुलाई के एंड में एमएफए की बुक खोलने आता है। जब जुलाई के एंड में जरा बुक तो खोले जरा, जब इनकी बुक खोलेंगे ना, आप यकीन करें बुक इतनी गर्म हो रही होती है क्योंकि खुली नहीं होती, ऐसे करारे पेज होते हैं क्योंकि खुली नहीं होती है। और बिल्कुल जो है ना वो जहां पे हम वो दूसरे तीसरे कबर्ड के ऊपर जहाँ कुरान शरीफ रखते हैं ना, वहीं से बिल्कुल नीचे एमएफए की बुक पड़ी हुई होती है। तो जिस तरीके से कुरान शरीफ हमारा कभी कभी निकलता है, उसका एमएफए की बुक भी कभी कभी निकलती है। तो ये जो अटेम्प्ट है ना, ये है बड़ी भारी अटेम्प्ट। रमजान माशाल्लाह आपने रोजे रख के जो है ना वो बिल्कुल आपकी एनर्जी डाउन, रमजान में हमें कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद आ जाएगी ईद, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं ईद में पढ़ूं। ईद जैसे ही निकलेगी तो गाय बकरे की खुशबू आ जाए आना शुरू हो जाएगी आपको, यानी कि बकरा ईद। उसमें तो सर आप पूछिएगा ही नहीं हमसे, क्योंकि हमें पूरी परचेजिंग खुद करनी होती है, मंडी हमें खुद जाना होता है। फिर सर गाय बकरों की हमारे पर कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो भूखे ना रहे, हमें उनको चारा भी देना है, हमें उनको घुमाना फिराना भी, बकरा ईद आ गई। अच्छा, बकरा ईद के बाद मेरा ख्याल है पीएसएल अप्रैल में आपके मैचेस हो रहे हैं। अच्छा, मैचेस भी हमने देखने, हालांकि हमें पता है कि टीम हारने वाली है, लेकिन फिर भी हम लग के देखेंगे, जाके स्क्रीन पे जाके देखेंगे कि सब क्या चल रहा है, किस तरीके से। हालांकि हमें पता है कि इसमें कुछ होने वाला है नहीं, ना हमारे कैप्टन कुछ करेंगे, ना हमारा कोच कुछ करेगा, ना, लेकिन फिर भी हम लग के देखेंगे और दुआएं करेंगे। और उसके बाद जो है ना वो मैचेस के बाद जैसे हम मैचेस से फारिग होंगे और पढ़ने के लिए लगेंगे तो मुहर्रम आ जाएगा। मुहर्रम में तो सर बिल्कुल सर आप बात नहीं करेंगे कि शरबत का टाइम होता है, हम बिल्कुल सर मुहर्रम में नहीं पढ़ेंगे। अब जब सब इन चीजों से आप गुजरेंगे तो आ गया जुलाई का एंड में, फिर हमें बताएगा कि सर, फिर हम जाके सोशल मीडिया पे लिखेंगे हाउ टू स्टार्ट एमएफए पेपर, और फिर मैं आपको जवाब दूंगा वहीं पे टिका के कि अभी तक क्या कर रहे थे। तो सर वो टाइम इज गुड। एक दफा मैं आपको आपको अपना एक वाक्य बताता हूँ। हम लोग जो है ना वो जब फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर थे, तो हम लोग जो है ना वो बिल्कुल आखिरी माह के जो है ना वो मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमारा जो सीनियर था ना वो हमारे पास आया और उसने मुझे कहा, कहने लगा कि यार आप लोग मैथ्स की प्रैक्टिस आखिरी महीने में कर रहे हो, इसका मतलब आपने पूरे साल मैथ्स पढ़ी ही नहीं। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रैक्टिस आखिरी महीने में होनी नहीं चाहिए। इसी तरीके से एमएफ हो गया, कॉस्टिंग हो गया, FR1 हो गया, FR2 हो गया, इसकी प्रैक्टिस आखिरी महीने में, आखिरी हफ्ते में, आखिरी के 10 दिनों में होनी नहीं चाहिए, लेकिन हम करते हैं क्योंकि पूरा साल नहीं की हुई होती, क्योंकि सिखाया नहीं गया होता कि लेकर कैसे चलना है। तो याद रखिएगा बच्चों लोग, ये आप जिस क्वालिफिकेशन के अंदर है ना, मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटिवेट भी कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कोर्स आउटलाइन भी बता रहा हूँ। जिस क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोग हैं, अगर टेंशन में आके आखिरी दिन पेपर पढ़ के पेपर पास हो गया तो यकीन करें पेपर पास नहीं, इसको पेपर पास होना नहीं कहते। आप वो कहते हैं ना, जिंदगी आपने स्पेंड तो कर दी, इन्वेस्ट नहीं की। आपने पेपर तो पास कर लिया, लेकिन आगे जाके आप किसी ना किसी एक पेपर में फंस जाओगे विद दिस स्ट्रेटेजी जो आप कर रहे हो, जो करते हुए आ रहे हो। सर अभी तक तो पेपर पास हो गए, अभी तक हो गए ना बेटा, आगे जाके मुश्किल होगी। और अगर आगे जाके पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी इस अप्रोच से पास हो भी गई तो कॉर्पोरेट में फंस जाओगे, क्योंकि आपने आखिरी में, बिल्कुल आखिरी वक्त में आपको काम करने की आदत होगी। सर कॉर्पोरेट में निकल गए तो किसी पर्सनल प्रोफेशनल डिसीजन में फंस जाओगे। मैं जिस पोजीशन पर अभी हूँ ना, मैं आपको उस लेवल पर बता रहा हूँ। तो सर करें क्या? आइडियल स्ट्रेटेजी ये है, आइडियल स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको। आप इंशाल्लाह जब आप एक्चुअल साइंस भी कर रहे होगे, आप CFA भी कर रहे होगे, इवन आप ICW भी कर रहे होगे, दुनिया का मुश्किल तरीन पेपर भी पास कर रहे होगे ना, आप इस स्ट्रेटेजी के साथ क्यों निकालोगे? और इसमें कोई टेंशन भी नहीं है, डे वन से मेहनत करनी है। आप आज की तारीख में इस तरह मेहनत करोगे कि कल पेपर, याद रखो, इस तरह मेहनत करोगे अभी घर जाकर कि सर कल मेरा पेपर है, ऐसे मेहनत करनी है। और आज आखिरी दिन है, कल का डे ही नहीं आएगा मेरे पास, कभी भी आके अनाउंस कर सकता है कि पेपर है। इस तरह मेहनत आज आप करोगे। सर मेरे क्लास के बाद सर माजिद आएंगे, उनका भी इसी तरह करोगे, मैडम साहब आएंगे, उनका भी इसी तरह करोगे, बल्कि दूसरे जो पेपर दे रहे हो ना उसको भी इसी तरह करोगे। कल पेपर है, कल का दिन ही नहीं है मेरे पास, इस तरह करोगे। जो बच्चा इस तरह 4 महीने अपने निकालेगा ना, वो 5वें महीने के अंदर जो है ना वो चिल बैठा हुआ है, क्योंकि उसको टेंशन ही नहीं है कि भाई ये इस स्ट्रेटेजी के साथ आपने पेपर निकालना। नंबर 2, तो सर क्या PSL नहीं देखे? क्या हम जो है ना वो मोहर्रम एंजॉय नहीं करें? मंड के करें, कोई इशू नहीं। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलती है, फैमिली के साथ एंजॉय करें, दोस्तों के साथ जाएं, हैंग आउट करें, एक्सप्लोर करें, फेसबुक पे जाएं, लिंक्डइन इस्तेमाल करें, ट्विटर पे जाएं, व्हाट्सएप स्टेटस दें, जितनी भी आपकी एज के अंदर रहकर जो आपको लीगली, इथिकली, रिलीजियसली जो तफरी करनी है ना, सब कर। क्योंकि ये क्वालिफिकेशन के अंदर अगर आप बिल्कुल खप्ती बन जाओगे ना, तो कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर आपकी अहमियत नहीं रहेगी। आपने बिल्कुल चिल रहना है। समझ आ रही बात? ये खाली समझ में आ रही है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। आपने चिल रहना है, क्योंकि आपने आगे जाके डिसीजन लेने। सर हमें ये डिसीजन लेना, वो डिसीजन अगर आप टेंशन में लोगे, स्ट्रेस में आके लोगे, बात बेकार हो जाएगी।
तो आपने आके सर डिसीजन के लिए आपको बिल्कुल चिल दिमागी तौर पे आपने सुकून में स्ट्रेस फ्री होना बड़ा जरूरी है। और यही चीज आप पेपर में डेमोन्स्ट्रेट करोगे कि अगर पेपर जो है वो मुश्किल आ गया, जितना आपने पढ़ाई करी, हमने पास पेपर्स भी इंशाल्लाह करने हैं, हमने दूसरी क्वालिफिकेशन के पेपर्स भी करने हैं, हमने आईकैप के क्वेश्चंस भी करने हैं, हमने मॉक भी करने, सब कुछ करने के बाद भी पेपर में कोई ऐसी चीज आ गई जो आपको नहीं है, तब क्या करें? हम क्या करेंगे? हमें नौजिया फील होना शुरू हो जाता है, हमें वॉमिट होना शुरू हो जाती है, हम इधर उधर देखते हैं अपने दोस्तों को कि वो क्या फील कर रहा है। आपने विजुअलाइज करना है 10 दिन पहले, जो आखिरी के 10 दिन होते हैं ना, वो एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ गुजरते हैं। आपने सोना टिका के है, खाना पीना टिका के है, आपने उस टाइम पे अपना रिवीजन बड़े समराइज नोट्स के अंदर अपना रिवीजन करना है। कोई नई चीज नहीं उठानी, कोई भी नई चीज आखिरी के 10 दिन में नहीं उठानी, और विजुअलाइज करना है कि सर अगर मेरा पेपर मुश्किल आ गया, व्हाट आई वुड डू, क्या करूंगा मैं, क्या अप्रोच से जाऊंगा, क्या, क्योंकि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यू आर सपोज टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन दिस सर्टिफिकेशन। ये आपको घुमा के रख सकते हैं। आई कैप, एसीसीए, इनका चैलेंज ये है, इनके पास चैलेंज ये है, आप आओगे मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा, वो आपको आएंगे कि हम ऐसा पेपर देंगे तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते, जाओ करो, ओपन बुक पॉलिसी के साथ भी करो। और यकीन करें कभी कभार क्वेश्चन देखने में मुश्किल होता है। अभी हम इंशाल्लाह एमएफए के क्वेश्चन करेंगे ना, आपको सब कुछ आता होगा, आप पेपर देख के बोलोगे यार ये तो मुझे आता ही नहीं, हालांकि आता होगा, हालांकि आता होगा, कुछ वर्डिंग्स कुछ चीजें ऊपर नीचे होंगी, आपको पेपर आता होगा। तो ये दिमाग में रखिएगा, कभी कभार आई कैप वर्डिंग में भी खेलते हैं और कभी कभार आई कैप प्रैक्टिकली भी खेलते हैं, तो हमें स्ट्रेटेजी अपनानी है। मैं आपको इंशाल्लाह वक्तन ब वक्तन स्ट्रेटेजी बताऊंगा, लेकिन पहली स्ट्रेटेजी जो आज अपने डे 1 से अपनानी है वो ये, घर जाके पढ़ना है, जो पढ़ाओ टिका के पढ़ना है। सेकेंड क्लास के अंदर जो आपका आज का जो जैसे आज का ब्रॉट डाउन आपका 0 है, आज का कुछ क्लास के एंड में कैरेट डाउन निकलेगा ना, इस कैरेट डाउन को नेक्स्ट क्लास के अंदर टिका के ब्रॉट डाउन बनाना, फिर टी अकाउंट आपका बनेगा। अगर आप आज का रिवाइज नहीं करोगे तो अगली क्लास का ब्रॉट डाउन फिर 0 होगा, फिर उसको रिवाइज नहीं करोगे तो तीसरी क्लास का ब्रॉट डाउन फिर 0 है। तो जो रिवाइज कर रहा होगा उसका ब्रॉट डाउन हैंडसम हो रहा होगा, एक अच्छा अमाउंट आ रहा होगा, उसका टी अकाउंट अच्छा आ रहा होगा। तो सर इस चीज का आपने ख्याल रखना, इसी अप्रोच से इंशाल्लाह 2 पेपर दें 3 पेपर दें, सब क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1 बात ये। नंबर 2 बात ये सर कि ये जो आईकैप सेक्शन है और सेक्शन बी को जो दे रहा है थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, उसका जो देने की जो मार्क एलोकेशन है, जो मार्क्स की जो एलोकेशन है एमएफए की एग्जाम के अंदर, वो भी कुछ इसी तरह की है कि कम से कम 40 से 45 मार्क्स का थियोरेटिकल है और बाकी 50 से 55 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। अगर आप चैप्टर के हिसाब से देखेंगे ना, तो 16 में से 9 चैप्टर का मतलब मोर देन 50% की थियोरेटिकल हो गई और बाकी प्रैक्टिकल हुई। लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आईकैप ने एलोकेशन पेपर्स की ट्रेंड ये बताती है कि थ्योरी कम से कम 40 से इंक्लूडिंग एमसीक्यूज 40 से 45 की थ्योरी पूछता है, जिसमें प्योर फुल फ्लैच सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस अप टू 36 मार्क्स की, लास्ट अटेम्प्ट में 31 मार्क्स का है, 31 मार्क्स की प्योर फुल फ्लैच सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, बाकी एमसीक्यूज। और अगर आप प्रैक्टिकल एरिया को देखेंगे तो 50 से 55 मार्क्स का प्रैक्टिकल एरिया बनता है, और मैं समझता हूँ कि टिका के बनता है, जिसको बच्चे को कोई ना कोई 10% पूरे पेपर में ऐसी चीज होती है जो कि बच्चे ने ना क्लास में पढ़ी होती है ना सॉल्व की होती है। और ये आईकैप हमेशा कोई भी सर्टिफिकेशन होती है वो रखती है जस्ट टू पिक आउट दोज स्टूडेंट्स हु कैन सिक्योर द गोल्ड मेडल और द मेरिट सर्टिफिकेट इन दैट पेपर। ये 10% का पेपर हमेशा ऐसा रहेगा, सवारी बात, यानी कि 100 में से 10 मार्क्स हमेशा रहेगा। कभी कभार 5 मार्क्स होते हैं, कभी कभार 10 मार्क्स होते हैं, कभी कभार ये 15 मार्क्स भी होते हैं। 15 मार्क्स का पेपर ऐसा होगा जो बच्चे को हिला दें, स्ट्रेस में लेकर आ जाएगा। और जिस बच्चे ने वो उस टाइम पे वो 15 मार्क्स का या 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का कर लिया, उसका मेरिट होती है, क्योंकि बाकी लोग नहीं कर पाते। तो हमें वो अप्रोच भी देखनी है, विजुअलाइजेशन से मुश्किल सवाल करके अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखकर हमें ये भी देखना है कि वो सवाल किस तरीके से हमें सॉल्व करने या क्या अप्रोच हमारी होगी। तो सर एलोकेशन इस तरह की है। अभी तो कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई सवाल है तो प्लीज डू आस्क मी, ताकि मैं जो है वो आपके क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर सकूं। जी, कोई सवाल? रोजा लग रहा है? नहीं? जी, कोई सवाल? आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है? ए लेवल्स है, ओ लेवल्स है, मैट्रिकुलेशन है, क्या है सर? स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ सीएम आर आल्सो रिक्वायर्ड इन एमएफए। मैं बताता हूँ, जुनेद अहमद बताता हूँ जी। बैकग्राउंड क्या है? उड़े भैया मेडिकल नहीं, तो खैर अब तो आपका FR1 FR2 तो दे दिया ना, अब तो वो रिप्लेस हो चुका है, नया ब्रॉड डाउन बन चुका है, टेंशन जी। आपको
फर्स्ट ईयर इंटर कॉमर्स से हुआ है, कहाँ से किया? अरे जबरदस्त। इंजीनियरिंग ओके, कहाँ से? वेरी कारसास। एमटी काउंट रोड पे है। ओके 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 ओके। तो प्री इंजीनियरिंग आपका भी मेरा ख्याल से नया ब्रॉड डाउन हो गया होगा, कनेक्ट डाउन की जरूरत पड़ी नहीं होगी आपको, लेकिन इंजीनियरिंग मैं बताता हूँ उसके फायदे की। कहाँ से? खान। अच्छा, हबी पब्लिक की हो? वेरी गुड भाई, जबरदस्त। तो फिर ये हबी पब्लिक की स्कूलिंग होगी ना? हबी पब्लिक का कॉलेज भी है? कॉलेज भी वहीं से किया आपने? कहाँ से? वेरी गुड। ये लेवल मेडिकल हाँ, मतलब आर्ट्स के भी सब्जेक्ट का मेडिकल अरे भाई आर्ट्स हो? आर्ट्स और मेडिकल, तो फिर यहाँ क्यों? वैसे इसमें किस्मत, किस्मत कहाँ मिलती है ऐसी यार? होता है वो मेरा बाहर में एडमिशन हो गया था तो पेरेंट्स नहीं, कहाँ हुआ था? गवर्नमेंट क्लास बड़ी जबरदस्त भाई। तो फिर मेडिकल से पेरेंट्स ने कहा यहाँ पे लेकर आए? वो मेडिकल नहीं हुआ था कि वो पेपर जैसे लीक हो गया था तो मेरिट स्टार ऑफिस में वैसे honestly speaking, apart from this, the medical profession is considered to be the most highest paying profession in the world. ये मेडिकल प्रोफेशन जो है, बहरहाल इनपुट भी बहुत ज्यादा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगती है, और एज कम्पेयर टू मेडिकल अगर हम देखें चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर जो है वो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बहरहाल हाईएस्ट पेइंग जॉब पे आते हैं, लेकिन मेडिकल इज बीइंग रैंक्ड एज अ टॉप नॉच। वो मेडिकल से ऊपर पायलट आते हैं, तो पायलट जो होता है वो सबसे ज्यादा अर्निंग फील्ड में से जो है। और प्री इंजीनियरिंग का तो अपना एक बेनिफिट ये है कि आप लोगों ने मैथ्स बड़ी टिका के पढ़ी हुई होती है, तो आपको ये कोप अप करने में इतना प्रॉब्लम नहीं आता होगा, नहीं क्योंकि भाई, सही जो से कॉस्टिंग है उसमें तो आप लोग मैथ्स जो है वो उसका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा होता है। कॉमर्स बैकग्राउंड का बेनिफिट ये हो जाता है कि उन्होंने अकाउंटिंग समझते हैं, वो बचपन से पढ़ी हुई है, तो उसको तो ब्रॉड डाउन अच्छा बन जाता है। लेकिन इंजीनियरिंग को 4,000 रुपये कम कर दो। मेडिकल को प्रॉब्लम होती है फोर्स करो, लेकिन इंजीनियरिंग को 4 बड़ा बन के 3,000 रुपये शायद कम होता है। बेनिफिट मिलता है। खैर, 3,000 कम कर दो। तो नहीं, खुशी हुई आपको 6,000 सुनकर कि आप लोग सभी पब्लिक और अच्छे आपका नया कॉलेजेस बच्चा से। को तो 6,000 एडमिन चार्ज देंगे। अच्छा सर, अब आते हैं इसकी कोर्स आउटलाइन के ऊपर कि इसकी कोर्स आउटलाइन क्या हेलो, है। 23 और 23 40, 40 में से 3 निकाले, कितने बच्चे? 43 में 6 ऐड कर दो, 49,000 मेरा ख्याल है माइक बंद कर दें। अच्छा, मैं इस बच्चे का भी जवाब दे दूं। अल्लाह हाफिज। प्री हसन अब्बास इंजीनियरिंग आपको। और अदर गवर्नमेंट सर्विस, ओके, स्ट्रॉन्ग कांसेप्ट्स ऑफ द सेम आर आल्सो रिकॉर्ड इन एमएफए। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल ये किया है करवा दिए, वो अकबर कि भाई सर से जो बात करें। कॉस्टिंग की जो नॉलेज है वो एमएफए के अंदर रिक्वायर्ड है कि नहीं है? देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, उसको समझिएगा प्लीज। आपका जो FR1 का जो पेपर है ना, और आपका जो FR2 का पेपर है, ये स्टैंडर्ड बेस्ड पेपर्स है। आपको स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप अगर स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप पेपर सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपको पता है ना। आपको ISS IFRSS स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद आपका जो फॉर एग्जाम्पल टैक्स का पेपर है, टैक्स के अंदर आपको ऑर्डिनेंस पढ़ना पड़ेगा, उसके लॉस पढ़ने पड़ेंगे, उसके अलावा आपके पेपर सॉल्व नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद आपका है ऑडिट। ऑडिट के अंदर आपको आइजाज पढ़ने पड़ेंगे, आइजाज के बगैर आप ऑडिट का पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। अब आ गया कॉस्टिंग और MFA। ये जो दो सब्जेक्ट्स है ना, इसके अंदर कोई स्टैंडर्ड्स नहीं, कोई लॉज नहीं है, कोई ऑर्डिनेंस नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। MFA और कॉस्टिंग, मुस्तफा वाली जो फॉर्म नहीं इसके सॉल्व करने के जो तरीके हैं ना, वो हमें जो एनालिस्ट है ना उसने बताया कि वेरिएंस इस तरीके से निकलेगा, NPV ऐसे निकलेगी, IRR ऐसे निकलेगा, बजटिंग का तरीका ये है, और इसके सॉल्व करने के एक से ज्यादा मेथड भी हो सकते। फॉर एग्जाम्पल IRR मैं अलग तरीके से निकालता हूँ, लेट सपोज ये अलग तरीके से निकालती है। प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट NPV जब हम पढ़ेंगे तो मेरी फॉर्मेटिंग डिफरेंट है, इनकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट है, किसी दूसरे टीचर की फॉर्मेटिंग डिफरेंट है, और ICAP या पूरी बॉडी उसको मार्क्स एलोकेट कर सकती है। इसके अंदर कोई एक मेथड नहीं है। जबकि IFRS के अंदर या ISS के अंदर फॉर एग्जांपल आप जाएंगे और इस बच्चे ने लेट सपोज IS2 की जो रूल है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, यही तो फायदा है। कुछ और लिख दिया लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और मैंने ले लिया लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, तो मेरा ही सही होगा, इससे गलत है। IS2 का एक ही रूल है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV।
समझारी बात, अगर इसने रिप्लेसमेंट लिख दिया क्या 100% गलत है, जितना भी अच्छे तरीके से इसमें लिखा, ठीक है, रूल ही यही है। इसी तरीके से IS 36 के अपने रूल्स हैं, 38 के इंटेंजिबल्स के अपने रूल्स हैं, 33 के अपने फॉर्मूला डिफाइंड है, आपने उसी रूल पे कर चलना है। कॉस्टिंग और MFA रूल बेस्ड पेपर्स नहीं है, ये प्रिंसिपल बेस्ड पेपर्स। आपने जो है ना वो, अच्छा कुछ एरिया इनके अंदर ऐसे भी है जिसके अंदर रूल बेस्ड है, बट मोस्टली 90% प्रिंसिपल बेस्ड पेपर्स हैं। तो पहले तो आप ये दिमाग में रखना है कि इसके अंदर कोई अभी तो ज्वाइन किया इसने। फॉर्मेट्स, स्टैंडर्ड्स, इस तरह की चीजें नहीं है। इसके अंदर एक मेथोडोलॉजी है जिसके जरिए आपने, फॉर्मेट है जिसके जरिए आपने कॉन्सेप्ट सीखना है और उस पेपर को सॉल्व करना है। नंबर 1 बात तो ये। MFA की बहुत सारी चीजें पहले कॉस्टिंग में हुआ करती, जैसे बजटिंग, जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल स्कीम से पहले ये चीज उसके अंदर हुआ करती थी। कॉल ले लो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी जी, जाना पड़ता है कहाँ से? नॉट इंटरेस्टेड। तो कहाँ था मैं? हाँ, तो MFA की कुछ चीजें जो है ना वो कॉस्टिंग में हुआ करती थी जब MFA नहीं था। जैसे बजटिंग हो गया, जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हो गया, तो वो उसके अंदर होती थी। जब MFA इंट्रोड्यूस हो गया तो कॉस्टिंग से वो चीजें हटाकर आपके MFA का पार्ट बन गई, जैसे बजटिंग पार्ट बन गया, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पार्ट बन गया। तो कॉस्टिंग आप MFA से पहले पढ़ते हो, पढ़ना भी चाहिए, तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉस्टिंग अगर फॉर एग्जांपल आपने 2-3 अटेम्प्ट पहले पढ़ी है तो आपको MFA पढ़ने के लिए कॉस्टिंग रिक्वायर्ड है, दोबारा कॉस्टिंग रिवीजन करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? इज दिस क्लियर? मतलब अगर आपने MFA में, लेट्स सपोज अभी आप MFA में हो, 6 महीने 1 साल पहले आपने कॉस्टिंग पढ़ी है, तो जरूरी नहीं कि आपको कॉस्टिंग की रिवीजन करने की जरूरत पड़े, क्योंकि इसका कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। ऑल दो कॉस्टिंग पढ़ने से आपकी फाउंडेशन बड़ी अच्छी हो जाती है। जैसे इंजीनियरिंग के अंदर मैथ्स अच्छी होती है तो मैथ्स से कॉस्टिंग अच्छी होती है। आपकी कॉस्टिंग के अंदर बड़ा आपको हेल्प मिलती है अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आपको कॉस्टिंग में हेल्प मिलती है। इसी तरीके से MFA में आपको हेल्प मिलेगी अगर आपकी कॉस्टिंग क्लियर है, पढ़ी भी है, या एक दफा आपने गो थ्रू किया हुआ, लेकिन प्री रिक्विजिट नहीं है। इज क्लियर? जी, जवाब मिल गया आप लोगों को बेटा? ऑफिस भी घर से करीब है, ओ होस्ट का माइक ओपन है। इन लड़कों को दूर से आना पड़ता है, उनको क्या अबे वो तो मेरा है, मेरा ही माइक बंद करो मेरा। नीचे ये बंद कर दिया ना मैंने, बंद कर दिया। मेरा सर ऊपर वाला बंद कर दे ताकि उतना आवाज ही ना ये सही। ठीक है सर, ये समझ आता है बात की नहीं आती आपको? अच्छा, अब एलोकेशन के बाद बात कर लेते हैं कि मैडम साइमा के पास क्या है। अच्छा, मैडम साइमा की आपके साथ जो क्लास है वो आपको डिटेल के अंदर बताएंगी, और सर माजिद की भी मेरे बाद क्लास है वो भी आपको डिटेल के अंदर बताएंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना वो ओवरव्यू दे देता हूँ। 16 चैप्टर्स के अंदर से जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है ना, जो कि जो थ्योरी के जो 9 चैप्टर्स है ना, प्योरली जो है ना वो मैडम साइमा के पास। थ्योरेटिकल पूरा एरिया मैडम साइमा ओवरसी करेंगी, ठीक, वो आपको डिटेल के अंदर बता भी देंगी। अच्छा, जब मैडम साइमा इसको थ्योरेटिकल एरिया को कवर अप कर लेंगे ना, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको फाइनेंस के साथ मर्ज करके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। वो एरिया मेरे पास होगा सवाल के अंदर। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैडम साइमा वो आपकी डेवलप करेंगी। पास पेपर्स भी मैडम साइमा देख रही होंगी। कभी कभार नहीं, कुछ एरिया ऐसे हैं इसके अंदर जो कि फाइनेंस के साथ मर्ज हो जाते हैं, तो वो एरिया, और वो बिल्कुल सोलो एरिया है। तो पहले मिस साइमा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर कर देंगी, उसके बाद फिर हम उसको फाइनेंस के साथ मर्ज होकर सवाल कैसे आ सकते हैं हम उसको देखेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने फाइनल का जो SPM का जो पेपर है ना वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फाइनल का SPM का पेपर जो पहले BMS पेपर होता वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, MFA भी पढ़ा रहा हूँ, FR1 भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो SPM के पेपर के अंदर ये जितनी भी MFA के अंदर थ्योरेटिकल एरिया है ना, उसकी प्रैक्टिकल टेस्टिंग होती है SPM के अंदर। फॉर एग्जाम्पल BCG मैट्रिक्स आप लोग पढ़ तो लोगे, लेकिन BCG मैट्रिक्स फाइनेंस के साथ कैसे मर्ज होकर आ सकता है, ये हम इंशाल्लाह MFA के अंदर पढ़ेंगे। अभी तक नहीं आया, एंड देयर आर हाई चांसेस कि फाइनेंस के साथ मर्ज होकर BCG मैट्रिक्स आ जाए, फाइनेंस के साथ मर्ज होकर पोर्टर 5 फोर्सेस आ जाए, फाइनेंस के साथ मर्ज होकर आपका पेस्टल मॉडल आ जाए, फाइनेंस के साथ मर्ज होकर वैल्यू चेन आ जाए, फाइनेंस के साथ मर्ज होकर शॉर्ट एनालिसिस आ जाए। ये बिल्कुल पॉसिबल है, अभी तक नहीं आया। लेकिन ICAP ने कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि मैं ये पूछूंगा नहीं, पूछ सकता है। और नई स्कीम के अंदर जो कि ICAP के चांसेस ज्यादा है टू मेक दिस पेपर मोर कॉम्प्लेक्स, तो ये चांसेस हैं कि वो अपने फाइनेंशियल एरिया को थ्योरी के साथ मिलाकर एक भारी भरकम किस्म का क्वेश्चन
इंट्रोड्यूस कर दे और बच्चों को हिला दे। एसपीएम के अंदर आपको पता है, एसपीएम के अंदर एक वक्त ऐसा था कि बच्चा थियोरेटिकल पेपर आता था। अच्छा, मैं बच्चों को बोलता था कि तुम लोग कैलकुलेटर लेके जाओ, क्योंकि पूरा थियोरेटिकल था। एमएफए के अंदर तो आप बार कैलकुलेटर लेके जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर भी है। एसपीएम का पेपर पूरा थियोरेटिकल। मैं बच्चों को कहता था कि यार प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, किसी थ्योरी के साथ मर्ज होकर आ जाएगा, तो आप कैलकुलेटर लेके जाओ। कुछ बच्चे सुनते थे, कुछ नहीं सुनते थे। फिर एक ऐसा वक्त आया क्या है कि हमने टिका के पोर्टर 5 फोर्सेस एक चार्ट बनाकर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पोर्टर 5 फोर्सेस का सवाल है लेकिन सॉल्व होगा कैलकुलेटर के साथ। पोर्टर 5 फोर्सेस का सवाल सॉल्व होगा कैलकुलेटर के साथ, वो उठा के दे दिया। अब कुछ बच्चों के मुंह लटके हुए थे पेपर के बाद, और कुछ वो थे कि नहीं सर हमने तो सॉल्व कर लिया, क्योंकि उसके अंदर परसेंटेजेस निकालनी थी। तो कभी कभार ICAP आपको इस तरह से भी चीजें दे सकता है। तो एमएफए के पेपर के अंदर तो बहरहाल आप कैलकुलेटर लेकर जाएंगे, लेकिन आप ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई भी थ्योरी का सवाल प्रैक्टिकल भी होकर आ सकता है, तो जिसको हम बाद में देख रहे होंगे। तो 9 चैप्टर्स जो है वो मैडम साइमा के पास है, in which the Madam Saima would be solving the conceptual understanding related to each and every model with you along with the past papers. और उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो फिर हम उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ भी देख रहे होंगे। एक चैप्टर है बाय द नेम ऑफ बजटिंग, वो सर माजिद मसूद के पास है। और बाकी 6 चैप्टर जो हैं जो कि पूरे प्रैक्टिकल ही हैं, वो मैं आईबी लिख देता हूँ। आईबी कौन है? वाला, वो मेरे पास होंगे, जिसके अंदर सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, रिस्क के 2 चैप्टर्स, ये सारे मेरे पास होंगे। इसको हम देख रहे होंगे। द वेरी फर्स्ट क्लास जो कि आज तो काफी मतलब इट वाज ऑल अबाउट सेटिंग द रोड मैप, लेकिन जो पहली क्लास हमारी ऑफिशियल होगी, जो कि आज तो नहीं हो पाएगी लेकिन जब भी होगी, हम सोर्स ऑफ फाइनेंस से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक कोई इशू है एलोकेशन के अलावा, कोई आपको इशू है, कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछते रहे, ताकि मुझे लगे कि आपको डेड नहीं है भाई, थोड़े से लाइव रहे। जी जी Sir, CFOs को economics के लिए तो necessary knowledge चाहिए। हाँ, बिल्कुल इसलिए चाहिए। बेटा प्रायोरिटाइज इसलिए नहीं करता क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी कि जो इनके जो टॉप नॉच लेवल पे बंदे बैठे हुए ना, वो समझते हैं कि इकोनॉमिक्स जितनी आपको आनी चाहिए ना उतनी हमने PRC 3 में पढ़ा थी, बल्कि इनको लगता है ज्यादा पढ़ा है। नई स्कीम के अंदर ये इसको भी आधा करना, ITP और इकोनॉमिक्स मर्ज हो रहा है ना, आधा करना है। आपकी बात उस वक्त तक बिल्कुल सही हो जाती है जब आप ट्रेजरी में जाओगे। जब तुम बैंक्स की ट्रेजरी में जाओगे ना, या व्हाट डू वी कॉल द इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बैंक्स की तरफ तुम जाओगे ना, तब चार्टर्ड अकाउंटेंसी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इररिलेवेंट हो जाएगी। फिर आप जाओगे CFA की तरफ। CFA के अंदर इकोनॉमिक्स का पूरा एरिया है, लेवल 1 में भी है, लेवल 2 में भी है, लेवल 3 में भी है। तो ICAP थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखता है कि यार हमारा जो बच्चा है ना वो फाइनेंशियल साइड पे जाएगा, रिपोर्टिंग साइड पे जाएगा, या अगर थोड़ी छोटी फर्म है तो हो सकता है कि टेक्निकल लेवल पे भी चला जाए, ऑडिटेड साइड पे जाएगा। तो ICAP का बड़ा क्लियर स्टांस है कि बच्चा या तो ऑडिट करेगा या फाइनेंशियल साइड पे जाएगा। उसको ट्रेजरी को वो कैप्चर थोड़ा बहुत तो करता है कि बच्चे को इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, बच्चे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन फुल फ्लैज अगर बच्चा ट्रेजरी में जाता है और अपना करियर वहां पे बनाना चाहता है तो फिर उसको क्या चीज की जरूरत है? CFA की जरूरत है। क्योंकि CFA स्टार्ट ही वहां से होगा जहां पे हम MFA खत्म करेंगे या BFD खत्म करोगे। MFA में जो आप पढ़ोगे, अगर आपका इंटरेस्ट उस चीज के अंदर डेवलप होता है कि आपको लगता है कि यार मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुझे इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, मुझे कॉस्टिंग में भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, मुझे टैक्सेशन में भी नहीं हुआ, मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, इसका मतलब आपका जो दिमाग का जो रिदम है ना वो CFA की तरफ जा रहा है। आप ट्रेजरी साइड पे जाओगे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स की तरफ जाओगे, और ये अलग दुनिया है, नेक्स्ट लेवल दुनिया है बिल्कुल। जैसे ऑडिट एक अलग दुनिया है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग साइड एक अलग दुनिया है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये बिल्कुल एक अलग दुनिया है। इसमें आपको CFA करने की जरूरत पड़ सकती है। या आप रिसर्च साइड पे भी जा सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड्स का एक विंग होता है रिसर्च साइड, आप रिसर्च साइड पे ट्रेनिंग बन के भी जा सकते हो और आप जो है वो ग्रोथ पे जा सकते हो। bonds भी होते हैं। 100% सर, 100% ये सारी चीजें आप CFA की साइड पे जब जाओगे या ट्रेजरी के साइड आपका जब दिमाग बनेगा ना तो आपको CFA करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स क्या जितनी समझता है ना उतनी आपको पढ़ाता है, और मैं फिर बता रहा हूँ ज्यादा समझता है इसलिए कम कर रहा है। ACC के अंदर इकोनॉमिक्स के मेनली दो चैप्टर्स है, पेपर नहीं, 2 चैप्टर्स है, क्योंकि ACC समझता है कि भाई इकोनॉमिक्स बच्चे को इतनी आनी चाहिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। 2-3 चैप्टर्स है। ICAP ने तो अभी भी आपको जो है वो पूरा फुल फ्लैश पेपर दे दिया जो कभी हाफ कर देगा। जी, और कोई सवाल किसी भी हवाले से पूछना तो पूछे, तो फिर मैं आगे एलोकेशन की तरफ मूव करूँ।
बेटा सितंबर 2025 तक, मतलब ये जो आपकी करंट अटेम्प्ट है जो अभी आप जा रहे हो उसमें तो नहीं, उसके बाद ऐसा लगता है कि उसके बाद इंप्लीमेंट हो जाएगी, जिसके आपको पता 1.5-2 महीने के अंदर ही चल जाना चाहिए, बुक्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, डेट आ जाएगी। तो लगता था ऐसा ही है कि मार्च 2026 की जो अटेम्प्ट होगी वो न्यू स्कीम से होगी, और आइडियल चांस है ये पेपर क्लियर, बहुत आइडियल चांस है इसको क्लियर करो। क्लियर उसी तरह होगा, 100 घंटे तो हम आपको दे रहे होंगे ऑफिशियली, 100 घंटे हम आपको दे रहे होंगे, इसके आधे भी अगर आपने घर पे लगा दिए ना 50 घंटे पेपर पास हो जाएगा। 150 घंटे टोटल देने हैं, 100 हम देंगे, 50 आपने लगाने, 50 मिनिमम कह रहा हूँ आपको, मिनिमम 50 घंटे भी लगा दी क्योंकि आपके पास और पेपर्स भी होंगे ना, और आपको माशाल्लाह सैरी भी करनी है, आपको इत्तेकाफ में भी बैठना है, गाय बकरों के साथ खेलना है, तो उसके अलावा 50 घंटे, उस 50 घंटे में ना नमाज होगी ना अम्मा अब्बा से बात होगी, 50 घंटे प्योर 50 घंटे। वो ये नहीं कि 1 घंटा दिया 45 मिनट रील्स देख ली, 15 मिनट पढ़ा, 1 घंटा काउंट कर, ये हरकत नहीं की, प्योर 50 घंटे प्योर अपनी ऑनेस्टी के साथ सेल्फ इवेल्यूशन करनी। 50 घंटे आपने अगर अलग से दे दिए एमएफए को, 100 घंटे हमने आपको देने हैं, 150 घंटे दे दिए एमएफए में, आपको मेरिट आ जाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ मेरिट आएगा अगर इतना टाइम नहीं दिया। क्योंकि हम जब सीएफए में होते हैं ना, सीएफए के अंदर हफ्ते के 10 घंटे देंगे, हफ्ते के 10 घंटे, समझ आ रही है? हफ्ते के 10 घंटे, महीने के कितने घंटे हो गए? हफ्ते के 10 घंटे, महीने के 30 घंटे, हफ्ता ही निकाल दिया इसने, बोले एक हफ्ता है नहीं मेरी नजर में, पूरा हफ्ता छुट्टी, उससे सैटरडे संडे छुट्टी लेके पूरा हफ्ता यूं कर लिया। तो बेटा हफ्ते के 10 घंटे तो महीने के 40 घंटे, आपने 40 घंटे मैक्सिमम देने चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब होती है ना, फिर घर पे जाएंगे अलग चिक चिक, तो आप कैसे टाइम देंगे? हफ्ते के 8 घंटे 10 घंटे आपने मैक्सिमम देने, और लोग देते कितने? 5 घंटे 6 घंटे हफ्ते के, और मजे से सीएफए निकालते हैं, चाहे लेवल 3 भी क्यों ना हो, क्योंकि साल में एक दफा पेपर होता है, अब तो साल में 2 दफा हो गए, साल में पहले 1 दफा होता था यार। हफ्ते के 10 घंटे, 5 घंटे भी पकड़ो तो महीने के कितने हो गए भाई? 20 घंटे हो गए, तो साल के कितने हो गए? 10 महीने का साल ले लो और आसान कर लो, 200 घंटे हो गए, मजे से निकलता है इसी आराम से। तो सर मैं आपको 150 घंटे खाली एक पेपर में देने के लिए कह रहा हूँ, मेरिट है आपका, लेकिन ऑनेस्टी के साथ देना। ये मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा इंशाल्लाह। अगर आप रिसीवर एंगल पे बिल्कुल ही पक्के हुए तो सेंडर तो मैं अच्छा हूँ, रिसीवर आपने अच्छा बनना है कि सर आज की तारीख में जाके जो है ये काम करना है। आपका स्टॉप वॉच जो है ना वो, यानी कि उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई, अब गिनना शुरू कर दें कि कितना टाइम बचा हुआ है। 150 घंटे में 1 घंटा दे देना, 1 घंटा माइनस कर दें, अब 149 घंटे बचे, 2 घंटे माइनस कर दें, ये करें, बल्कि नेगेटिव मार्किंग में करें। जिस दिन 1 घंटा ना देना 2 घंटे बढ़ा दें, तो बढ़ गया तो खुद ही आपका जो है ना वो हार्ट बीट ऊपर जाना शुरू हो जाए। क्लियर बेटे, समझ आती है? सर हम ऑफिशियली अपना कोर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करेंगे, और हमारे पास जो टॉपिक्स हैं प्रैक्टिकल एरिया के, वो सबसे पहले जो टॉपिक है, जो सीक्वेंस हम स्टार्ट करेंगे, वो पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो कि मेरा ख्याल आप लोग पढ़ के भी आ रहे हो, पीआरसी के दिन आप लोगों ने सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा है। सोर्स ऑफ फाइनेंस जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसका मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिएगा इधर, जितना आपने पढ़ा है उसने मल्टीप्लाई बाय 5 इंशाल्लाह हम यहाँ पर पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस। सर इसका कोई फायदा है पढ़ने का? इससे सवाल आता है सर, कोई प्रैक्टिस, कोई फुल फ्लैच सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आज तक सोर्स ऑफ फाइनेंस से आया है? नहीं है। जो चीज नहीं आई उसके आने के 100% चांसेस है, और जो चीज आ गई उसके तो चांसेस है ही है, तब तो चीजें कवर करनी है। सर हमारी की बात नहीं आ रही। तो सर बात ये है, सोर्स ऑफ फाइनेंस जितना आपने पढ़ा उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, और ये बेसिक बिल्डिंग फाउंडेशन होगी सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर हम इक्विटी फाइनेंस भी पढ़ेंगे, डेट फाइनेंस भी पढ़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स भी पढ़ेंगे, राइट इशू भी पढ़ेंगे, बोनस भी पढ़ेंगे, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, आईपीओ, इसके अंदर हम प्लेसमेंट्स, इंट्रोडक्शन, पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, सब पढ़ रहे होंगे अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट एग्जांपल्स। ये आपको थोड़ा सा बोर्ड लगेगा, क्यों? थ्योरेटिकल है ना, तो आपको थोड़ा सा बोर्ड लगेगा, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी, जो कि मैं इंशाल्लाह वो स्टार्ट करूंगा, कि आई वुड बी गिविंग यू द प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट एग्जांपल, ताकि आप फॉर्म में भी जाए तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन हो। अभी मेरी कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस भी आने वाली है कि निशात चुनिया ने जो है वो प्राइवेट से पब्लिक पे किस तरीके से किया। अभी जारिया लिमिटेड की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। एंग्रो पॉलीमर किस तरीके से अपने रिडीमेबल को इररिडीमेबल कन्वर्ट करता है। अभी टीटीसीएल के यू बैंक ने जो है वो ऑर्डिनरी को प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करा, कैसे किया, क्यों किया, कर भी सकते हैं कि नहीं करते, कानून क्या कहता है, किस किस सिचुएशन में कर सकते हैं। बड़ा भारी भरकम किस्म का सवाल एग्जाम के अंदर बन सकता है, अभी तक नहीं बना, हाई चांसेस के बन रहे हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस से लेकर। तो पहला तो हम सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ेंगे। जैसे ही हम सोर्स ऑफ फाइनेंस कंप्लीट कर लेंगे,
जैसे ही हम सोर्स ऑफ फाइनेंस कंप्लीट कर लेंगे, जो नेक्स्ट सीक्वेंस बननी चाहिए और बनेगी वो होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर ये आप लोग लिख लें, इसको दिमाग के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करिएगा। द ओनली जो वो है क्रिएचर जो है जो आपको धोखा देगी वो आपका दिमाग। पहले बोलता रहेगा सर आप करते रहिए, मैं आपको याद रखूंगा, मैं आपको याद रखूंगा। इस कमरे से बाहर निकलेंगे, आप इसको बोलेंगे हाँ भाई क्या था, मैं नहीं बताता। तो इसको लिख लिया आपने। सोर्स ऑफ फाइनेंस के बाद जो दूसरा चैप्टर है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, अपने छोटे बहन भाई के रजिस्टर लेकर आ जाते हैं और उसी के अंदर जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। प्लीज बाय अ न्यू रजिस्टर, ताकि आपको जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो। मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशन बड़ी हैवी है और पेपर की कॉस्ट बड़ी हैवी हुई, लेकिन कुछ लोग प्लीज जो है ना वो थोड़ा सा ख्याल रखें और नया रजिस्टर बाय कर लें। कुछ लोग बिल्कुल छोटी सी डायरी लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल छोटी सी डायरी, वो घर के अंदर टेलीफोन डायरी होती है, अम्मा घर पर ढूंढ रही है, टेलीफोन करने के लिए फोन नहीं मिल रहा, बच्चा उसको MFA का नोट समझ के वहां पे ले गया। इतनी छोटी सी डायरी सर कैरी करने में आसान होती है ना। इतना बड़ा मोबाइल रखा हुआ वो कैरी करना आसान, रजिस्टर कैरी नहीं होता। थोड़ा सा कोशिश। अच्छा मेरी आदत है थोड़ा बहुत जो है ना मैं इस तरह की चीजें भी करता रहता हूँ, ताकि थोड़ा सा इंसान एक्टिवेट रहता है। तो ये भी हमने थोड़ा बहुत करना है प्लीज। सर तो सोर्स ऑफ फाइनेंस के बाद जो नेक्स्ट क्या है वो क्या है, आप बोलते बोलते नहीं हो। सर मैं जब बोलने को आता हूँ तो इतना बोलता हूँ कि बस अभी मैं चुप हो गनी मत समझ रही। तो बेटा बोला करें, थोड़ा सा डायलॉग करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बस मुझे समझ आ गई। चुप चुप पता चला मुझे बोलना पड़ा भाई बस कर दे यार। नहीं लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा फैमिली माहौल होता है ना, थोड़ा आप बात कर रहे होंगे मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा हमें समझ में आएगा। क्योंकि मेरी आदत पता है कि मेरी आदत इस तरीके से कि मैं घुल मिल फौरन जाता हूँ, कभी कभार अलग भी रहता हूँ तो घुल मिल फौरन जाता हूँ। और सामने से जब वो नहीं होता ना, लाइव नहीं होता ना बच्चे, बिल्कुल ही ऐसा लगता है पता नहीं क्या है। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये दूसरा चैप्टर होगा। अच्छा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वुड टेक अ हेल अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि इसकी ये आता है आपके पेपर में भी आता है फुल फ्लैश क्वेश्चन। उसके फौरन बाद हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अच्छा जब आप स्टडी टेक्स खोलेंगे ना, तो आपकी स्टडी टेक्स के अंदर पहले सोर्स ऑफ फाइनेंस है, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बिल्कुल आखिरी चैप्टर है। तो सीक्वेंस में चैप्टर नहीं है, लेकिन सीक्वेंस इसकी बनती है। और मैं आपको लॉजिकली भी बताऊंगा कि सीक्वेंस इस तरह की क्यों बनती है। तो बच्चे जो है ना वो कभी कभार कुछ होते हैं ना 1.5 होती नहीं 1.5 होशियार। तो जो ढेर होशियार होता है ना वो क्या करते हैं, वो कहते हैं सर जो आईकैप की सीक्वेंस है ना हम उसको फॉलो करेंगे। करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन छठी क्लास के बाद 7वीं क्लास आएगी ना, अब जब छठी क्लास के बाद आप 8वीं पढ़ोगे, उसके बाद अव्वल तो पढ़ी नहीं जाएगी, फिर जब आप 7वीं पे आओगे तो आपको आसान लगने लगेगी। 8वीं वो अलग बात है, 8वीं आपको 2 दफा पढ़नी पड़ेगी, 7वीं 1 दफा पढ़ने के लिए। तो अजीब सी कुछ ब्लेंड बन जाता है। तो इसकी बिल्कुल सही चीज होती है, सबसे पहले आप पढ़ोगे सोर्स ऑफ फाइनेंस, सेकंड नंबर पे आप पढ़ोगे बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, थर्ड पे आप पढ़ोगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्ट अप्रेजल। इसको प्रोजेक्ट अप्रेजल भी कहते हैं। जैसे हम ये पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे सर वर्किंग कैपिटल। क्या पढ़ेंगे? अच्छा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बाद वर्किंग कैपिटल आपको लगेगा कि सर काइंड ऑफ जो है ना वो मेरे लिए वो खाने के बाद मेन डिश के बाद डेजर्ट होता है मीठा, ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आपने वर्किंग कैपिटल पहले पढ़ लिया ना, तो आप मेन कोर्स पे नहीं आ सकते। ये एपेटाइजर नहीं, ये मीठे के तौर पर उसको लेंगे, मजा आएगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल हम आखिर इसको पढ़ेंगे। सर जब हम ये पढ़ लेंगे ना, फिर उसके बाद आएगी मिडनाइट डील, रिस्क का चैप्टर। रिस्क का चैप्टर सबसे आखिर में पढ़ेंगे। इट वुड एक्ट एज अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो रिस्क चैप्टर हमेशा आखिरी में उठाना चाहिए, और मैं आपको आखिरी में ही उठाऊंगा। इसको हम रिस्क के 2 चैप्टर्स हैं, रिस्क के 2 चैप्टर हैं, एक थ्योरेटिकल एक प्रैक्टिकल, 2 चैप्टर्स है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक बजटिंग का चैप्टर जो सर मार्केट पढ़ेंगे। 7 चैप्टर्स हो गए ना। रिस्क के 2 चैप्टर्स, वर्किंग कैपिटल 3 4 5 6 और बजटिंग का एक चैप्टर। तो 7 चैप्टर ये हो गए, 9 चैप्टर्स मैडम के थ्योरेटिकल। क्लियर होती है बात? नहीं होती है। रोजा लग रहा है नहीं लग रहा? सर लगेगा, रोजा लगेगा। तो 12 बजे बज गए, अगर वो थोड़ा छोटा रोजा होता है ना, चिटी रोजा, तो खोलना हो तो खोल ले। ऐसा है कि नहीं? नहीं सर। खैर, तो सर बात ये है कि 7 चैप्टर जिस तरह प्रैक्टिकल बनते, सीक्वेंस हमारी ये होगी।
source of finance, cost of capital, investment appraisal, working capital, and last one would be risk. स्ट्रेटेजी क्या रहेगी सर? सोर्स ऑफ फाइनेंस स्टडी टैक्स से पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी स्टडी टैक्स से पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी स्टडी टैक्स से पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल भी स्टडी टैक्स से पढ़ेंगे, सारा स्टडी टैक्स से पढ़ेंगे, सब कुछ स्टडी टैक्स से पढ़ेंगे, स्टडी टैक्स नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि स्टडी टैक्स से सवाल बनकर आता है। वर्किंग कैपिटल का पहला सवाल स्टडी टैक्स से है, प्योर उठकर, डिट्टो उठकर आ गया। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का भी पहला सवाल, एमएफए की जो पहली स्कीम का जब पहला पेपर था ना, डिट्टो पेपर उठकर आया। लोगों ने स्टडी टैक्स के अलावा सारे पेपर बन गए, स्टडी टैक्स नहीं करी। आपका जो बाइबल है ना, वो स्टडी टैक्स दिमाग में रखिएगा, किसी भी पेपर का, सिर्फ इसका स्टडी टैक्स, आपको अच्छे लगे ना लगे, बेकार लगे, कुछ भी लगे, स्टडी टैक्स वुड बी योर बाइबल, मेन सोर्स स्टडी टैक्स। हम पहले सारे सवाल स्टडी टैक्स से करेंगे, सारे सवाल एक एक, कुछ असाइनमेंट, कुछ क्लास में, कुछ आपको मैं टेस्टिंग के तौर पर दूंगा, सारे करेंगे। जब आप चाहे स्टडी टैक्स हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे जिस तरह आप सोच रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ रहे होंगे थ्योरेटिकल एरिया को, लेकिन प्रैक्टिकल एरिया को हम इस तरह सॉल्व करेंगे जब हम पूरा, मैं आपको जब बोलूंगा सर आप स्टडी टैक्स चेक कर लें, जब आप स्टडी टैक्स चेक करें ना, आप एक एक सवाल, एक सवाल नहीं, एक एक सवाल आपको सॉल्व होगा, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इसको जबरदस्त करेंगे। तो सबसे पहले सर हम स्टडी टैक्स को अपना जो है ना वो बेंचमार्क बनाएंगे। स्टडी टैक्स के अलावा, और मेरे ख्याल है मेरे को टीचर्स भी यही काम करेंगे, स्टडी टैक्स आपका जो है ना वो बेंचमार्क बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, साथ साथ स्टडी टैक्स क्वेश्चन के साथ साथ हम करेंगे पास पेपर्स देर एंड देर। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जब आप कंप्लीट कर चुके होंगे, तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आपके स्टडी टैक्स के सारे सवाल, तो 5 पेपर्स में जितने भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सवाल आए हैं, तो आप लोग सब कुछ कर चुके होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मूव करेंगे। ऐसा नहीं करूंगा मैं कि पहले सारा पढ़ा दिया फिर हम 5 पेपर्स कर देंगे। 5 पेपर्स पहले दिन से, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी आपको 5 पेपर में दिखा दूं पहला, ताकि यार एक साइकोलॉजिकल आपको पता तो चले कि लेंथ क्या है, किस पेपर को मैं करने जा रहा हूँ, तो आपको मैं ग्राउंड दिखा दूंगा, बेटा आपको फाइनल मैच इस तरह से होगा। ये आपने यूनिफॉर्म पहनना है, टूल्स आपको तैयार करने हैं, ग्राउंड आपका ये है, इसकी पिच भी हम देख रहे होंगे, ग्राउंड की ग्रास किस तरह की, सब देख रहे होंगे इंशाल्लाह। तो पहले ही दिन नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पेपर पकड़वा दूंगा, सर ये पेपर है, ये आपने तैयार करना, ठीक है जी। मैं फिर कह रहा हूँ, मार्केट की बातों में नहीं आइएगा, आसान पेपर है, खाली थोड़ा सा लेंदी है, हो जाएगा। आप यकीन करें 2 दफा देना पड़ेगा। अगर आसान पेपर वाकई है, उसको मुश्किल समझ के एक दफा पेपर पास करने के बाद फिर चौड़े हो जाओ, और मुश्किल है तो वैसे ही लेना। किसी भी चीज को आसान नहीं समझना, कोई चीज आसान नहीं है। अगर वाकई में आसान है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी बातें कर रहे हैं आसान, वाकई आसान है, यू कंसिडर दिस पेपर एज डिफिकल्ट पेपर, और उसको एक दफा में अटेम्प्ट करके फिर चौड़ा हो जाओ, खत्म, सर आसान था निकाल लिया। और अगर मुश्किल वाकई मुश्किल तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो सर पास पेपर्स हम देर कर रहे होंगे, स्टडी टैक्स पास पेपर्स। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये मैं आपको पर टॉपिक का बता रहा हूँ। जैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड स्टडी टैक्स के सवाल, सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड पास पेपर्स के सवाल, सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज, जितने भी एमसीक्यूज पास पेपर्स में आए हैं, जितने भी एमसीक्यूज आपके उसमें आए हैं पास पेपर्स और एमसीक्यूज, जितने भी आए हम सब करेंगे इंशाल्लाह। कुछ क्लास में, कुछ आपको असाइनमेंट दूंगा, कुछ टेस्टिंग होगी, सब कुछ कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद सर हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा अदर बॉडीज में। अदर बॉडीज में, अच्छा कोई भी बॉडी जब पेपर सेट करती है ना, चाहे सीओ एसीसीओ, डेफिनेटली दे लुक एट द अदर बॉडीज पास पेपर्स। सारी बात, एमएफए सीए के अंदर अभी इंट्रोड्यूस हुआ है ना, उससे पहले एसीसी के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू से, तो डेफिनेटली दे लुक एट the other past papers, recent past papers of the other bodies. हम इंशाल्लाह उसको भी कर रहे होंगे। मैंने पूरा एक नेविगेशन मैप बनाया हुआ है जिसके जरिए मुझे ये पता है कि कौन सा सवाल कब करवाना है। तो मैं आपको अदर बॉडीज के पास पेपर करवा रहा हूँ, तो आप अपने आपको इक्विप्ड महसूस कर रहे होंगे कि यार जबरदस्त किस्म का जो है ना मेरी तैयारी हो रही है कि मुझे अदर बॉडीज के पास पेपर्स भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। समझ में आती बात के नहीं आती, तो हम अदर बॉडीज के पास पेपर्स भी कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये 3 स्टेजेस से गुजर जाएंगे एक टॉपिक में, तो आपका मोटिवेशन लेवल जो है ना वो 60-70% पहुंच गया होगा। बाकी 30% कैसे आएगा सर, जब तुम लोग मॉक करो, टाइम बाउंड। जब तुम्हें मैं एक सवाल दूंगा इससे हटकर भारी भरकम किस्म का सवाल जब मैं आपको दूंगा, जिसमें आपको ऊपर से नीचे नहीं आना, नीचे से ऊपर जाना, रिवर्स वर्किंग करके जाना होगा आपको। जब आप वो सवाल सॉल्व करोगे तो आपका जब मोटिवेशन लेवल, खुद जब आप ड्राइविंग करोगे मेरे बगैर, पैसेंजर के बगैर, आप ट्रेनर के बगैर जब सवाल सॉल्व करोगे, तो तब आपका मोटिवेशन लेवल 80-85% पे पहुंचेगा। और इसी परसेंट पे रहना 85% आपको मोटिवेशन लेवल बरकरार रखना, क्योंकि 100% में मोटिवेशन लेवल पहुंच जाता है ना, जब भी किसी का सब पेपर फेल हो जाता है। 100% में पहुंचाना नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं ना, पेपर दिया नहीं, गोल्ड मेडल नहीं, वो बेचारा
2 अटेम्प्ट से भी नहीं निकलना होता। आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत होशियार होंगे, यू हैव टू प्रूव इन द पेपर, बस वो टाइम है ना, उसको प्रूव करना है आपको। तो 85% 90% अगर मोटिवेशन लेवल गया है ना, तो 10% का डाउट रखना है हमेशा कि सर हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो सकता है मुझे ना आए, हो सकता है मेरे साथ कोई मस्त प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, करते रहो व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ, क्योंकि ये आपका सर्च बंद नहीं करेगा। एंटीना ऑफ द सर्च है ना, सर्च का जो वो है एंटीना, ये आपको ढूंढते रहोगे, मुश्किल 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 ढूंढते रहोगे। तो इंशाल्लाह सर एक एक टॉपिक के हम इंशाल्लाह, मेरा ये ख्याल है 30 40 क्वेश्चंस कर रहे होंगे। और मेरे पास जो ये 6 चैप्टर्स है, कम से कम 250 पौने 300 सवाल हम निपटा चुके होंगे क्लास में, टेस्टिंग में, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ। इसके अलावा आपका सर्च ढूंढता रहे वो अलग चीज है। तो इतने सवाल करेंगे तभी MFA का पेपर टिका के निकलेगा। मुझे पेपर निकलवाना नहीं है, I will be preparing you to get the highest score in this paper to achieve the merit certification। तो आप लोगों की माशाल्लाह क्वालिफिकेशन देख कर मुझे लग रहा है, और चेहरे देख के भी लग रहा है शायद रमजान की वजह से कि सीरियसनेस भी है। वो अलग बात है कि रमजान के बाद बिल्कुल ही जो है ना वो आउट ही ना हो जाए। समझ आती है सर बात, क्या नहीं आती? कोई सवाल? सर सवाल तो पूछना चाहते हैं लेकिन रमजान की वजह से जी, हालांकि रोजा तो मुझे लगना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ सर, सुनना ज्यादा मुश्किल है। हाँ, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, दैट कुड बी डिस्कस फाइनली। तो वो ऑलरेडी आपको डिटेल के अंदर वो डिस्कस करेंगे ग्रेड, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। और कोई चीज? अच्छा, एग्जामिनर कमेंट्स लास्ट मेरे ख्याल से हमारे पास, हालांकि मैं ओवर बोर्ड चला गया हूँ क्लास, लास्ट एग्जामिनर कमेंट मैं आपको बता देता हूँ। एग्जामिनर का ये कहना है कि बच्चा MFA के पेपर को सीरियस नहीं लेता। अच्छा, एग्जामिनर कमेंट्स यूजुअली ऐसे ही होते हैं, वो लिख देगा कि सीरियस लेता है, तो जाहिर सी बात है वो तो मैं एग्जामिनर ना हो, सारी बात। तो जैसे टीचर का काम है, पेपर मुश्किल है भाई, मेरा काम है बोलना, अगर नहीं बोलूंगा तो टू गेट द एडमिशन इनटू इट, तो हाँ, अच्छा वो मुश्किल। एग्जामिनर कमेंट ये है कि अच्छा, एग्जामिनर कमेंट के अंदर एक ट्रेंड देखता हुआ मैं आपको 2 मिनट और ले सकता हूँ। एग्जामिनर कमेंट है ना, बड़ा ट्रेंडी है। और अच्छी बात, अच्छा मैं आपको एक और बताऊँ, अच्छी बात MFA में पता है क्या है? जो आपके फायदे की, पासिंग रेशो बड़ा अच्छा है, 51% पासिंग रेशो, जो कि यूजुअली किसी भी पेपर का है नहीं कैफ लेवल पे। 30 35 40, हमारे जमाने में तो 22 21 14, मुझे ऐसा लगता था इन्फ्लेशन के हिसाब से आईटेक पासिंग रेशो, जैसे इन्फ्लेशन ऐसा पासिंग, अरे भाई, तो ऐसा लगता था। लेकिन अब पासिंग रेशो MFA का बहुत अच्छा, मतलब ये एक पॉजिटिव न्यूज है फॉर यू। कितना सर है? 50 51, लेकिन 49 बच्चा फिर भी फेल होता है। अब आप 51 में फॉल करते हैं कि 49 में फॉल करते हैं, अल्लाह जाने। लेकिन बात है कि पासिंग रेशो बहरहाल एज कम्पेयर टू अदर को अच्छा। एग्जामिनर कमेंट बहुत क्लियर है, बच्चा डे 1 से नहीं पढ़ रहा। हम पेपर चेक करते हैं ना, पहला सवाल में चेक, पहला पेज चेक करता हूँ, मुझे पता चलता था बच्चा फेल होगा पास होगा, इतना अब जो है ना वो प्रैक्टिस हो गई है। आई कैप कहता है बच्चा इस पेपर को बीकॉम समझता है, वही इंफॉर्मेशन रिपीट, इन अदर वर्ड्स, इन अ नटशेल, इन कंक्लूजन, एट दिस पॉइंट इन टाइम, एक ही इंफॉर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर के साथ इस्तेमाल करके चीज में। कुछ बच्चे कैलकुलेटर ले जाना ही भूल जाते हैं, इतने स्ट्रेस में हो जाते हैं, MFA में कैलकुलेटर ले जाना भूल गए। भाई क्या ज्योग्राफी के पेपर में आए हो, कैलकुलेटर ले जाना भूल गए, कैलकुलेटर बंद हो गया, भाई 2 कैलकुलेटर लेके चले गए। भाई डोंट यू, मतलब आप एक कैलकुलेटर टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट कैसे कर लेते हो? भाई 2 कैलकुलेटर लेके जाओ, पेन चलना बंद हो गया, 2 पेन लेके चले जाओ। तो कहने का मतलब है इस तरह की सिली मिस्टेक एग्जामिनर आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा मैं क्या बोलता है, बच्चा पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करता, और बच्चा कहता भी है लेंथी पेपर है। अरे भाई जब तुम्हें पता है कि लेंथी पेपर है तो प्रैक्टिस पहले कर लो, प्रैक्टिस पहले क्यों नहीं करते हो? समझ बात? तो कहने का मतलब है एग्जामिनर कहता है बच्चा पेपर करता ही नहीं। अब देखे ना, एक बच्चे ने 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया, आप समझ रहे 20 मार्क्स में तो उसको कुछ मिलने वाला ही नहीं, मतलब उसको मिलेंगे तो 80 में से ही ना। अब 80 में से अगर फॉर एग्जाम्पल वो फेल हो गया, कहीं जाके, वैसे तो आके बताता नहीं है, लेकिन कहीं जाके कहीं 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 जाके उसको पता चला कि उसके 45 मार्क्स है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको क्या फील होगा कि यार अगर मैं 20 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लेता तो शायद उसको 10 में से 5 आ जाते। तो यार आपने अटेम्प्ट तो पूरा पेपर करना है। अच्छा, आप कुछ बच्चे सर अटेम्प्ट करके आ गया हूँ, सही है कि नहीं है ये अल्लाह जाने, तो सर ऐसी हरकतें नहीं करनी। सर बात, एक गुजराती के पास ना एक अकाउंटेंट है, गुजराती ने बोला कि भाईजान मैं तेरे को जो है ना वो उस जमाने में 5,000 रुपये दूंगा अकाउंटेंट को। तो उसने अकाउंटेंट ने बोला बोला भाईजान बात ये है कि मेरे को जो है ना वो लिखना आता है, पढ़ना नहीं आता, मैं लिख लूंगा, पढ़ नहीं सकता।
विद्यार्थी ने बोला नहीं भाई मैं आपको 5,000 नहीं, फिर मैं तो आपको 2,500 रुपये दूंगा। बोला डन। अब पूरे दिन वो बैठ गया दुकान पे, माल आया वो भी लिखा, माल गया वो भी लिखा, कैश इन कैश आउट होता ना, कैश बुक बनती, वो लिखा 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 लिखा। आखिरी में देखा, बोला लो हमका जो है ना वो दिन का दिहाड़ी दियो। सेठ ने देखा, सेठ ने बोला, बोले लिखा क्या भाई? बोला मैंने कहा ना लिखना आता है, पढ़ना नहीं आता। लिख मैंने दिया है, पढ़ोगे बा? मैंने खाली लिखना आता था। तो कहने का मतलब है सर आपको लिखना भी है, आपने मतलब पेपर सॉल्व भी करना है और सही भी सॉल्व करना है। ये नहीं कि मेरी बातों को इतना सीरियस लेके सर आपने कहा था ना 100 मार्क्स पेपर अटेम्प्ट करके आया हूं, बाकी उसकी मर्जी है कि वो करे कि नहीं करे। तो सर इस तरह की हरकतें नहीं करनी, हमें सही अटेम्प्ट भी करनी है। एक बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे ना बिना वजह पेपर को इतना, पेपर मुश्किल आया ना और वो एग्जामिनर के लिए मुश्किल खड़ी करता है। क्वेश्चन ए के 3 पार्ट है, पहला ए करेंगे, बीच में कहीं जाके क्वेश्चन नंबर 1 का बी, साइड में जाके क्वेश्चन नंबर 1 का सी, फिर उसके बीच में क्वेश्चन नंबर 2 का ए। मतलब एग्जाम को इतना मुश्किल कर देंगे कि वो बेचारे को नेविगेशन करने प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि इसमें कोई हर्ज नहीं है, यू विल गेट मार्क्स, अलाउड है ये काम करना कि आप पहले क्वेश्चन 1 का ए करें, फिर 2 का बी करें, फिर 3 का, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन मतलब एक ह्यूमन एरर भी हो सकता है ना कि यार कोई क्वेश्चन मिस हो गया, इतनी कॉपीज होती है, कोई क्वेश्चन मिस हो गया। तो कोशिश ये क्या करें कि सीक्वेंस में आपका पेपर अटेम्प्ट हो, एग्जाम को मुश्किल करने की जरूरत नहीं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, सही भी किया, पूरा भी किया, सीक्वेंस में भी किया, लेकिन राइटिंग समझ में नहीं आ रही, क्या लिखा है, क्यों ऐसी ज्वाइंट इटैलिक राइटिंग जा रही है, बिल्कुल इटैलिक में, कहीं कहीं आपके बोल्ड हो गई, कहीं इटैलिक हो गई। अच्छा फिर पूरा लिखा, उसको काट दिया, फिर दूसरा लिखा, फिर नीचे PTO, दिस इज नॉट बीकॉम सर, दिस इज नॉट। थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना, इतनी स्पीड से लिखता है ना, समझ में नहीं आता। मैं इन बच्चों को कहता हूँ बेटा अपनी जो है ना वो विल नहीं लिखना कभी, क्योंकि तुम लिखोगे तुम्हें ही समझ आएगा, तुम तो दुनिया में होगे नहीं, तो तुम्हारी विल पढ़ कौन सकेगा। तो कहने का मतलब है सर राइटिंग में थोड़ा सा हमें फोकस करके इतना लिखना है कि आपका राइटिंग जो है वो रीडेबल हो, समझ में आए। क्लियर हो गई बात? We have discussed the examiner comments, we have discussed the course outline, we have discussed the strategy, we have discussed the allocation of the paper, we have discussed the examiner's structure, that how the exam जो आप examiner पेपर को structure किस तरीके से करता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह द फर्स्ट टॉपिक हमारी सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, और पता नहीं अभी ईद के बाद लगा कि इससे पहले जब भी होगा सोर्स ऑफ फाइनेंस का चैप्टर होगा। आपने एक रजिस्टर लाजमी लेकर आना है, और आज भी जो मैंने पढ़ाया है ना उसको भी घर जाकर पढ़ना है। एनी क्वेश्चंस तो मुझसे पूछना, अदरवाइज आई एम गोइंग टू कॉल इट अ डे। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये ऑनलाइन में स्टूडेंट्स होते हैं यार, माइक छोड़ के चले जाते हैं। सर है कि नहीं आप लोग? लेफ्ट 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 लेफ्ट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सवाल है तो प्लीज पूछना, अदरवाइज हम उसको एंड करते हैं। आपका कोई सवाल है तो प्लीज डू आस्क। सवाल नहीं होते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज होती है, नंबर 1 इज, नंबर 2 इज, एक तीसरी भी होती है, नन ऑफ द अबव। तो कौन सी पॉसिबिलिटी है सर? वो सोच रहा है कि पहला था क्या, पहली पॉसिबिलिटी वो सोच रहा है पहले क्या थी, आया कि नहीं आया। चलो चलो अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द बेस्ट बेटा, अल्लाह हाफिज। अच्छा एक और चीज बेटा,